आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आज हम हिंदी की बात करेंगे, ठीक है। जो हमारा गद्यांश होता है उसको हमें पढ़ना होता है, फिर उसके आधार पर हमें उत्तर जो उसके होते हैं वो देने होते हैं। हमारा गद्यांश है कि गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है। ये अमुक गुरु का शिष्य है, ऐसा कहा जाता है। गुरु अपने एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है। जो शिष्य पूरी तरह से अपने गुरु को क्या होते हैं, समर्पित हैं। उसके जीवन में एक समय आता है जब वे गुरु की आराधना और उपासना करते करते गुरुमय हो जाता है। शिष्य की वृत्ति सदगुरु में घुल मिल जाती है। उनकी प्रत्येक चेष्टा में, हाव भाव में, वाणी में गुरु का ही प्रतिबिंब नजर आता है। इतना ही नहीं, उसकी आकृति भी गुरु जैसी ही हो जाती है। कई की तो वाणी भी गुरु जैसी हो जाती है। वाणी, विचार, वृत्ति, वेशभूषा सब में जब सदगुरु अवतरित होते हैं तब ये नहीं पूछना पड़ता कि तुम्हारा गुरु कौन है, तब तो ये शिष्य को देखते ही पता चल जाता है। जब परमात्मा अवतरित होते हैं तो पहले सुयोग्य माता पिता की खोज करते हैं। उसी प्रकार सदगुरु भी अवतरित होने के लिए होनहार शिष्य ढूंढते हैं। गुरु अपने शिष्य से माँ से भी ज्यादा परंपरा के माध्यम से अविनाशी गुरु तत्व हमारे शिष्य को प्रकाश देता रहता है। क्योंकि हमारा गद्यांश था काफ़ी इजी था और उसके क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गुरु शिष्य परंपरा में, ऑप्शन ए है कि गुरु के साथ शिष्य का नाम पहले आता है। ऑप्शन बी है शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है। ऑप्शन सी है शिष्य और गुरु दोनों का नाम एक साथ आता है। ऑप्शन डी है गुरु का नाम शिष्य के बाद आता है। तो आपने गद्यांश देखा होगा, उसके आधार पर प्रश्न का आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी, कि आपने देखा था कि गुरु शिष्य परंपरा में जो शिष्य होते हैं उनके साथ जो गुरु होता है उनका नाम पहले आता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है। ये अमुक गुरु का शिष्य है, ऐसा कहा जाता, मतलब उसके देखा जाता है और कहा जाता है कि अमुक कौन है, उस गुरु का शिष्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु अपने एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है। इस वाक्य से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है कि गुरु शब्दों द्वारा शिष्य को पढ़ाता है। ऑप्शन बी है कि गुरु अपने शिष्य का अवतार लेते हैं। ऑप्शन सी है गुरु की शिक्षा शिष्य में प्रतिबिंबित होती है। और ऑप्शन डी है गुरु अपने शिष्य से प्रेम करता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ये गुरु की जो शिक्षा होती है वो क्या होती है, शिष्य में प्रतिबिंबित होती है। इसलिए हम कहते हैं कि गुरु अपने एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है। इसका मतलब गुरु की शिक्षा शिष्य में प्रतिबिंबित होती है। हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि गुरु अपने एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है। इस वाक्य से तात्पर्य है कि जो गुरु की शिक्षा होती है वो शिष्य में क्या होती है, प्रतिबिंबित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिष्य गुरु की आराधना और उपासना करते करते गुरुमय हो जाता है। इससे क्या आशय है। ऑप्शन ए है कि शिष्य के व्यक्तित्व में गुरु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऑप्शन बी है शिष्य के व्यक्तित्व पर गुरु का थोड़ा थोड़ा प्रभाव दिखने लगता है। ऑप्शन सी है शिष्य गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करके उसी राह पर चलता है। ऑप्शन डी है शिष्य स्वयं गुरु बन जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी, कि शिष्य जो है वो गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करके उसी राह पर चलता है, ठीक है। जो शिष्य है वो गुरु की आराधना और उपासना करते करते गुरुमय हो जाता है। इसका मतलब है कि शिष्य गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए उसी राह पर क्या करने लगता है, चलने लगता है, ठीक है। हमारा एक्सप्लेनेशंस भी कह रहे हैं, देखो बहुत इजी आता है। जो भी हमारा गद्यांश होता है उसी के आधार पर आंसर देने होते हैं। और गद्यांश में कहा भी गया था कि जो शिष्य होता था वो गुरु की आराधना और उपासना करते करते कैसे हो जाता है, गुरु में, जबकि शिष्य गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करके क्या करने लगता है, उसी राह पर चलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के शिष्य पर गुरु का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। ऑप्शन ए है पूर्णतः समर्पित। ऑप्शन बी है बुद्धिमान। ऑप्शन सी है विद्वान।
ऑप्शन डी है परिश्रमी। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए, पूर्णतः समर्पित। ठीक है, जो पूर्णतः समर्पित शिष्य होता है उस पर गुरु का प्रभाव जो होता है वो अधिक दिखाई देता है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि पूर्णतः समर्पित शिष्य का गुरु पर प्रभाव अधिक दिखाई देता है। जो भी शिष्य गुरु से जुड़े होते हैं वे गुरु अपने एक एक शब्द में शिष्य को क्या कर लेता है, अवतरित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईश्वर अवतरित होने से पहले किसकी खोज करते हैं। मतलब हमें बताया गया था कि ईश्वर जो होता है वो अवतरित होने से पहले किसी की खोज करता है, वो कौन थे। ऑप्शन ए है सुयोग्य शिष्य, ऑप्शन बी है सुयोग्य भाई, ऑप्शन सी है सुयोग्य मित्र, ऑप्शन डी है सुयोग्य माता पिता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुयोग्य माता पिता। हमारे गद्यांश में कहा गया था कि जो ईश्वर थे वे अवतरित होने से पहले सुयोग्य यानी अच्छे माता पिता की क्या करते थे, खोज करते थे। ठीक है, हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि ईश्वर अवतरित होने से पहले सुयोग्य माता पिता की खोज करते हैं। उसी प्रकार जो सद्गुरु हैं वो भी अवतरित होने से पहले क्या करते हैं, अपने होनहार शिष्य को ढूंढ लेते हैं। गुरु अपने शिष्य से माँ से भी ज्यादा क्या करता है, दुलार और प्यार उन्हें करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार गुरु में अपने शिष्य के प्रति देश का भाव होता है। ऑप्शन ए है गुरुत्व, ऑप्शन बी है स्त्रीत्व, ऑप्शन सी है ममत्व, ऑप्शन डी है पुरुषत्व। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी, ममत्व। गद्यांश के अनुसार गुरु में अपने शिष्य के प्रति ममत्व जो होता है उसका भाव होता है। ठीक है, जो शिष्य होता है उसके प्रति गुरु कैसा प्यार करता है, जैसे कि माता अपने पुत्र को करती है, इसलिए ममत्व का भाव उनके अंदर होता है। हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है, और 13 जनवरी को पूछा गया था क्वेश्चन कि गद्यांश के अनुसार गुरु में अपने शिष्य के प्रति ममत्व का भाव होता है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य से माँ से भी ज्यादा दुलार और प्यार करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सद्गुरु का संधि विच्छेद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सद्गुरु का क्या संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है सत प्लस गुरु, ऑप्शन बी है सद प्लस गुरु, ऑप्शन सी है सत प्लस गुरु, ऑप्शन डी है सु प्लस गुरु। सेंस हो जाएगा ऑप्शन ए, सत प्लस गुरु। सदगुरु का संधि विच्छेद सत प्लस गुरु होगा और इसमें व्यंजन संधि होगी। ये भी पूछ लेता है कि किसमें कौन सी संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि है। कैसे व्यंजन संधि है जरा देख लो। सदगुरु का संधि विच्छेद है सत प्लस गुरु, क्योंकि सदगुरु में व्यंजन संधि है। यदि का, चा, टा, ता, पा यानी का वर्ग के पहले वर्ग के बाद किसी वर्ग का तृतीय या फिर चौथा वर्ण आता है और या रा, लावा या कोई स्वर आता है तो का, चा, टा, ताप के स्थान पर अपने ही वर्ग का कौन सा हो जाता है, तीसरा। जैसे कि दिक प्लस दग दिग्गज, सट प्लस धन सट दर्शन। ठीक है, इस तरह से ये भी याद रखना कि दिग्गज कैसे बनता है, तो दिक प्लस गज से बनता है, सट दर्शन शट प्लस दर्शन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समर्पित में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए है पित, ऑप्शन बी है ता, ऑप्शन सी है इत, ऑप्शन डी है पित। देखो होता क्या है कि वो सभी शब्द जो किसी वाक्य के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो हमें लास्ट में लगाना है, तो समर्पित। ठीक है, समर प्लस पित बराबर समर्पित। ठीक है, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा, इत। इसमें इत प्रत्यय लगा है समर्पित में। हमारी एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि समर्पित में कौन सा प्रत्यय है, इत, क्योंकि वे शब्द जो अक्षर या समूह लगाए जाते हैं लास्ट में बिल्कुल उसे प्रत्यय कहते हैं। इनके दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट कह रहा है कि समय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देख लो हमसे इसमें नहीं पूछा है और नहीं में से इंसान कंफ्यूज हो जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नहीं पूछा है तो बताइए समय का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है बेला, ऑप्शन बी है काल, ऑप्शन सी है घड़ियाँ, ऑप्शन डी है घड़ी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घड़ियाँ। समय का मतलब होता है टाइम, टाइम का मतलब होता है घड़ी। बता दो घड़ी में कितना टाइम हो गया है। काल, कौन सा काल चल रहा है, कौन सा पहर चल रहा है, कौन सी बेला चल रही है, ये सभी होता है, लेकिन घड़ियाँ नहीं होता है। ठीक है, घड़ियाँ तो मतलब क्लॉक हो जाएगा ना, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि समय का पर्यायवाची शब्द घड़ियाँ नहीं है, जबकि बेला, काल, घड़ी, वक्त ये सब कैसे हैं,
टाइम के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट हमें फिर से काव्यांश दिया गया है, क्योंकि एक हमारा गद्यांश आता है, एक काव्यांश आता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। काव्यांश को पढ़ना है, फिर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमारा काव्यांश है कि हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं शहर में पंछी घूम रहे हों, तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वैसी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। देखो कितना अच्छा हमारा गद्यांश है। अब इसके आधार पर इसके आंसर देने हैं। पहला है कि लेखक ने दुष्कर्म किसे कहा है। ऑप्शन ए है दुनिया को भूलना, ऑप्शन बी है पेड़ों को काटना, ऑप्शन सी है जहर बेचना, ऑप्शन डी है मनुष्यों को बांटना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी, पेड़ों को काटना। लेखक ने दुष्कर्म कहा है किसको, पेड़ों को काटना कहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पद्यांश में कविता में पेड़ों को काटने को दुष्कर्म कहा गया है। नेक्स्ट क्या है कि पेड़ों को काटने पर चिड़ियों को क्यों रोना पड़ेगा। ऑप्शन ए है कि चिड़िया पेड़ों से बहुत प्यार करती हैं, ऑप्शन बी है कि चिड़िया पेड़ों को बहुत समय से जानती हैं, ऑप्शन सी है कि पेड़ों के कटने पर चिड़िया घोंसला नहीं बना पाएंगी, ऑप्शन डी है कि पेड़ों के कटने पर चिड़िया बच्चों को नहीं सुला पाएंगी। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी कि पेड़ों के कटने पर चिड़िया हैं वो अपना घोंसला नहीं बना पाएंगी, इसीलिए पेड़ जब कट जाएंगे चिड़ियों को क्या करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि पेड़ों के कटने पर चिड़िया घोंसला नहीं बना पाएंगी, इसीलिए चिड़ियों को क्या करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। चिड़िया हमेशा पेड़ों पर ही घोंसला बनाती हैं, और पेड़ ही नहीं होंगे तो वो घोंसला बेचारी कहाँ बनाएंगी, कहाँ उनके बच्चे रहेंगे। पेड़ ही उनका स्थान होता है, उनका घर होता है, इसलिए जब पेड़ कट जाते हैं तो उनके घर कैसे हो जाते हैं, उजड़, इसलिए उन्हें रोना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कविता में सहन से क्या आशय है। ऑप्शन ए है झेलना, ऑप्शन बी है पिंजरा, ऑप्शन सी है डाल, ऑप्शन डी है आंगन। ऑप्शन डी आंगन। कविता में जो सहन था उससे मतलब क्या था, आंगन था, ठीक है, कविता में सहन से आंगन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने कविता में देश की विनती की है। ऑप्शन ए है खूब सारे बच्चे पैदा करने, ऑप्शन बी है धरती को हरा भरा रखने, ऑप्शन सी है सभ्यता को शिक्षित करने, ऑप्शन डी है एकता के साथ रहने। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, धरती को हरा भरा रखने। लेखक ने कविता में धरती को हरा भरा रखने की विनती की है, ठीक है, उसने कहा था कि हमें कैसा रखना चाहिए, धरती को हरा भरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कविता में चौपाए से क्या आशय है। ऑप्शन ए है चारपाई, ऑप्शन बी है चपरासी, ऑप्शन सी है चौकीदार, ऑप्शन डी है जानवर। तो कविता में जो चौपाए से उससे मतलब क्या था, उससे मतलब था उसका डी, जानवर, ठीक है, कविता में जो चौपाया था उससे आशय उसका जानवर यानी एनिमल था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो इसने कहा था कि कविता में चौपाई से आशय जानवर है, क्योंकि जानवर कैसे होते हैं, वो होते हैं शांत वातावरण में घूमने वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है पर्ण, ऑप्शन बी है तरु, ऑप्शन सी है वृक्ष, ऑप्शन डी है पादाप। तो वृक्ष माने भी पेड़ होता है, ट्री मतलब पेड़ होता है, तरु मतलब भी होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्ण, क्योंकि पेड़ यानी कि ट्री के पर्यायवाची तरु होता है, वृक्ष होता है, पादाप होता है, लेकिन पर्ण नहीं होता, ठीक है। और हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि पर्ण शब्द पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। पर्ण के पर्यायवाची पत्ता, पत्ती, पात, पत्र इत्यादि तथा तरु, वृक्ष, पादाप पेड़ के पर्यायवाची है। पर्ण के पर्यायवाची क्या हो सकते हैं, पर्ण के मतलब होता है पत्ता, पत्ती, पात और पत्र इत्यादि, जबकि पेड़ के होते हैं तरु, वृक्ष, पादाप और पेड़, ठीक है। सो हमारे हिंदी में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें
15 क्वेश्चन पेडागोजी के और 15 क्वेश्चन हिंदी से आते हैं। आज हमने हिंदी के क्वेश्चन की बात कर ली और कल हिंदी की पेडागोजी की बात करेंगे। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि हिंदी की पेडागोजी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए ईजी भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। देखो आपके पास जो 5 सब्जेक्ट होते हैं, जो भी ले देखो, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, CDP हो गई, मैथ हो गई और आपकी EVS हो गई। इसमें से आपकी सबसे इजी जो होती है वो हिंदी ही होती है। सबसे अच्छे आप हिंदी में 30 नंबर के 30 ही ला सकते हैं पूरे, और दूसरे नंबर के आपके इसमें EVS होती है इजी। फिर आपकी इंग्लिश अगर अच्छी है तो इंग्लिश भी इजी होती है। बाकी CDP में तो पता नहीं कितना कितना पूछ लेता है, मैथ में भी थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इजी हिंदी ही होती है। तो आपको हिंदी में ज़्यादा फोकस करना है, आपको टाइम में हिंदी को अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।